प्रधानमंत्री मोदी आज सुल्तान हाजी हसनल बेलकिया के निमंत्रण पर ब्रुनेई पहुंचे। यहां तो भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी का उद्घाटन, साथ ही उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा भी करेंगे। मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार ब्रुनेई का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे पर रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, म्यांमार के हालात सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई दौरा पूर्वी एशिया में चीन के विस्तारवाद को सीधा चैलेंज माना जा रहा है। पर मोदी के ब्रुनेई दौरे में जो सबसे खास है वो है ये उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी मस्जिद जाएंगे। अभी पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की अल हकीम मस्जिद गए थे। 2018 में सिंगापुर की चिलिया और इंडोनेशिया की इस्तकलाल मस्जिद और ओमान के सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद भी वो पहले जा चुके हैं। इसके अलावा 2017 में वो बहादुर शाह जफर की मजार और 2015 में यूएई की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा वो कर चुके हैं। वहीं केरल के पलक्कड़ में आपको याद होगा कि आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के समापन भाषण में भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया था, क्योंकि दोनों को जोड़ करके देखने की जरूरत है। जो उनका संदेश था उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू समाज से अलग अन्य समाज के अच्छे लोगों से भी संपर्क रखना जरूरी है और उनके साथ अब हमारे देश में समन्वय स्थापित करना होगा। आपको याद होगा कि इसके पहले भी मोदी जी के दौरे को लेकर के काफी सियासत हुई है, खास तौर पर जब वो किसी इस्लामिक राष्ट्र गए हैं या फिर उन्होंने किसी मस्जिद का दौरा किया है। 1 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार किया है। प्रियंका गांधी ने भी चुनाव के दौरान आरोप लगाया था कि मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं और कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते। और आज कांग्रेस पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे को दोहरा चरित्र बता रही है। जाहिर करता है कि उनका जो चरित्र है वो दोहरा है, कि हिंदुस्तान में कुछ है, विदेश में कुछ है, या इस्लामिक कंट्रीज में जाके कुछ है। तो वहाँ के जो उस देश के जो सरबराह होते हैं उनको दिखाने के लिए ये सब काम करते हैं वो। तो मैंने तो उदाहरण दिया कि जब पूरे पार्लियामेंट में एक मेंबर भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम समुदाय से नहीं है, तो ये साफ जाहिर करता है कि आप एंटी मुस्लिम हैं। तो सवाल यह है कि मस्जिद का दौरा ब्रुनेई में, पर क्या सीधा सीधा संदेश हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी दिया जा रहा है? शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के, वारिस पठान एमआईएम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर पहला सवाल मैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह से करना चाहती हूँ, वो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। प्रोफेसर सिंह, जो एक इस्लामिक वर्ल्ड से भारत के रिश्ते थे, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का उन पर फोकस रहा है, ये जानते हुए कि जो हमारे देश में है उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो मुसलमान विरोधी हैं, उनकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काम करती है? देखिए, ये तो थोड़ा अनुचित होगा कहना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी वेस्ट एशिया में या ऐसे इस्लामिक राज्यों में कहाँ गए जहां इंडियन इंटरेस्ट है, जहां भारतीय रहते हैं, वैसे ही जगह गए। चाहे वो कतर गए हों, चाहे वो यूएई गए हों, और ऐसे तमाम देश जो जहां वो जाते हैं वहां इंडियन इंटरेस्ट सर्वोपरि रहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय हित में भी है कि वैसे देशों में जाया जाए जहां भारतीय रहते हैं। अगर आप मान लीजिए वेस्ट एशिया में ही अगर आप देखें तो 90 लाख भारतीय रहते हैं, वहां से हमें बहुत सारा उसका कमाया हुआ धन वापस वो भेजते हैं अपने देश में। तो ये कहना सर्वथा अनुचित होगा कि सिर्फ मुसलमान देश में जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं और वहां से प्राइजेस लाते हैं। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। ये सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्ट एशिया को पहले से ज्यादा जोड़ा है। अब उसको आप इस्लामिक राष्ट्रों से जोड़ें या भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ें, ये भी सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ ईस्ट एशिया को, खासकर अगर ये ब्रुनेई दारुस्सलाम जो जा रहे हैं उसको भी जोड़ने की कोशिश की है, जो अब तक हमने देखा है जो भारत इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वो इनिशिएटिव नहीं रहा है। तो सिर्फ इसको हल्के में लेना कि वो सिर्फ इस्लाम, और ऐसा कौन सा नियम है या न्याय है जो कहता है कि सिर्फ गैर इस्लामिक देशों में ही जाए? ऐसा और ये भी नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर एग्जांपल अगर आप देखें या कतर देखें,
तो वो हमसे भी उतने ही करीब हैं जितने हम उनसे हैं, और उसमें हिंदू और मुसलमान या ईसाई या क्रिश्चियन का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये तो एक आक्षेप है जो राजनीतिक कारणों से लगाया जाता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में इस्लामिक राष्ट्रों से और ऐसे राष्ट्रों से जिनके हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, जैसे यूक्रेन भी गए, पहली बार कोई गया है पिछले 35 सालों में, जब से 33 सालों में इंडिपेंडेंट हुआ, चाहे पोलैंड 40 सालों बाद कोई गया है, और ब्रुनेई जो जा रहे हैं, पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री बायलैटरल विजिट पे जा रहा है। इसके पहले ब्रुनेई दारुस्सलाम के जो रूलर थे वो 2 बार आ चुके हैं। तो ये एक संबंध बढ़ाने की ये जो कवायद है, मैंने वो ये की जा सवाल रही है। इसलिए पूछा और था, ये सॉरी आपको टोक रही हूँ, पर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश के अंदर की राजनीति हमारी कूटनीति पर भी हावी हो जाती है, या फिर लोग ऐसी कोशिश जरूर करते हैं। जैसे 2022 में क्या हुआ था, 2022 में कई ऐसे देश थे जिन्होंने हमारे राजनयिकों को समन किया था, कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं उनसे हमें ऐतराज है। तो एक डिप्लोमैटिक क्राइसिस सी होने वाली थी, और आज भी यही कह रहे हैं कि बार बार यही बात कही जाती है भारत के अंदर कि मुसलमान राष्ट्र कैसे मोदी जी से बात कर सकते हैं जब हमारे देश के मुसलमानों की यह हालत हो रही है। तो कुछ असर पड़ता है क्या? देखिए, ये आप एक नजरिया है ना, नजर आपकी नजर क्या है, आप किस नजरिए से देखते हैं। कोई ये तो नहीं कहता कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा, या उसके पहले मनमोहन सिंह जी दुनिया में सबसे ईसाई देशों में ही जाते, चाहे रूस जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे इंग्लैंड जाए, चाहे फ्रांस जाए। चूंकि हमारी राजनीति और ऐसा पोलराइजेशन हुआ है, और भारतीय राजनीतिक इतिहास में भी ऐसा पोलराइजेशन हुआ है कि हम हिंदू मुस्लिम को 2 धड़े की तरह देखते हैं, और ये ज्यादा प्रोनाउंस होता जा रहा है आजकल के दिनों में। पहले ऐसे आक्षेप या ऐसी जो कमेंट्स होते थे वो नहीं किए जाते थे प्राइम मिनिस्टर्स के विजिट पे, क्योंकि एक भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है जी, वो कोई एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे नेशनल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय राजनीतिक दलों में ये मतैक्य है कि वो कोई भी कहीं भी जाए उसके विजिट को वो चैलेंज नहीं करते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि यहाँ जाना चाहिए था, वहां नहीं गए, उनके साथ हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़े हुए, उनको सुधारना चाहिए। ये सारी चीजें हो सकती है, ये राजनीति का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इससे कुछ नहीं लेना है। फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री मोदी अभी भी कर रहे हैं, और वो हमारे राष्ट्रीय हित में है। कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो यही कहे। शहजाद पूनावाला, प्रधानमंत्री ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी जा रहे हैं, ये स्पेशल जेस्चर क्यों? क्या मस्जिद से भारत के मुसलमानों को एक संदेश देने की कोशिश है? मुझे लगता है कि इसमें कोई स्पेशल बात तो है ही नहीं, क्योंकि पहली बार थोड़ी प्रधानमंत्री मोदी कोई मस्जिद में जा रहे हैं। देश में अहमदाबाद की मस्जिद में गए हैं, मध्य प्रदेश में गए हैं, इजिप्ट में गए हैं, ईरान में गए हैं, सऊदी अरेबिया में गए हैं। दरअसल मैं आपको बताता हूँ समस्या क्या है। समस्या ये है कि जब जनता और नेता राजी, तब क्या करेंगे वोट बैंक के काजी, क्योंकि ये नहीं है हमदर्द, ना नहीं है ये सच्चे नमाजी, इनको केवल करनी है सेकुलर जालसाजी। अब ये सेकुलर जालसाजी इस प्रकार से करनी है कि आज जब पहली बार कोई प्रधानमंत्री ब्रुनेई जा रहा है, आपको शायद पता होगा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन देशों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री, मोदी ही वो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, गए। पैलेस्टीन गए, यूएई 34 वर्ष बाद गए, 26 वर्ष बाद इजिप्ट गए, 15 वर्ष बाद ईरान गए। इतने वर्षों से जो सो कॉल्ड पॉलिटिक्स करते थे सेकुलरिज्म की, वो क्यों नहीं गए और इन देशों से रिश्ता क्यों नहीं बनाया? और आज जब जा रहे प्रधानमंत्री मोदी, तो कोई क्रिटिसिज्म का कोई और बाकी नहीं बचता है, तो बस केवल और केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बीच में लाना है। और मैं पूछता हूं इनसे कि यदि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बीच में लाना भी चाहते हैं तो आइए बात कीजिए, किस बात पर आप बात करना चाहते हैं? आज जिस प्रकार से गुजरात में तुलना कीजिए मुसलमानों की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी 13 साल मुख्यमंत्री रहे, और वहां पर बंगाल में मुसलमानों की तुलना कीजिए जहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। वहां पर लिटरेसी की बात कीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कीजिए, किसके ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं, या सरकारी जॉब्स में पार्टिसिपेशन की बात कीजिए। 9% मुस्लिम गुजरात में है, 9% पार्टिसिपेशन सरकारी, ज्यादा फीसद मुसलमान आबादी है वहां पर बंगाल में, और 2% से कम उनकी प्रोपोर्शन है जॉब्स में। तो कौन सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीट रहा है? और असलियत में बिना अलावा गरीबी के, केवल जहालत के और केवल दंगों के इन्होंने दिया क्या है? भाई बताइए ना, सबसे बड़े दंगे कब हुए?
मुंबई का दंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, ये सारे बड़े दंगे कांग्रेस के जमाने में हुए और अपने आप को सबसे ज्यादा सेकुलर यही इकोसिस्टम के लोग बताते हैं। बताइए अजय उपाध्याय जी, कौन बन रहा है सेक्युलरिज्म का काजी? देखिए, सेकुलरिज्म का काजी की बात करते हैं। सेकुलरिज्म तो संविधान में संविधान प्रदत्त है और उस संविधान के उस मौलिक चरित्र को चाहे जितना भी प्रयास करे संविधान बदलने का ये लोग, आरएसएस के और बीजेपी के एजेंडे में बेशक लगातार ये बना रहा, लेकिन उस संविधान को और उस सेकुलर कैरेक्टर को ये बदल ही नहीं सकते। और ये बात भी सच है, जब विदेशों में जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो इनको इस बात का अहमियत है, इनको ये बात का कहीं ना कहीं एहसास है कि जब भी हम विश्व में जाएंगे तो भारत की पहचान विश्व में क्या है, बहुलतावादी संस्कृति, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम की, उसको सभी को भी अपनाना होगा और भारत की पहचान और भारत को इसी के कारण विश्व में सम्मान मिलता है। तो उस सम्मान के कारण जरूर प्रधानमंत्री जी मस्जिदों में जाते हैं और जाना भी चाहिए, मुझे नहीं कोई अंतर पड़ता। धर्म के नाम पे सियासत जिसको करना है उसको अंतर पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गिरजाघर सबको एक साथ रहना है। भारत के संविधान में ही ये प्रदत्त है, चाहे कुरान, बाइबिल, गीता हो, लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा है, मैं वही मानता हूँ। देश के अंदर ये भी बात सच है कि हमारे साथी प्रवक्ता ने लंबी लंबी जितनी भी लच्छेदार उक्तियां की हैं, लेकिन सच्चाई तो सबको पता है कि यही प्रधानमंत्री जी हैं जो कपड़ों से इस देश के अपने ही नागरिकों को पहचानने की बात करते हैं और भड़काते हैं। जिस तरह मुसलमानों के बीच में हम क्या है कि संपत्ति हिंदुओं की बांट दी जाएगी चुनाव के वक्त, शमशान और कब्रिस्तान की बात कौन करता है, किस कहने की जरूरत नहीं किस पार्टी के लोग हैं, 80-20 या अली और बजरंग बली की बात कौन करता है, और यहां तक कि पैगंबर साहब को भी अपशब्द कहने वाले किसके प्रवक्ता राष्ट्रीय हैं जिनको इन्हें मजबूरी में ही सही लेकिन हटाना पड़ा, और वही मुस्लिम देशों का कहीं ना कहीं प्रेशर हुआ, तब जाकर के उस पर जो है उनको फ्रिंज एलिमेंट इनको कहना पड़ा। तो ये पूरा देश जानता है, बट ये सच है, मैं तो कहता हूं ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम वाली जो हम संस्कृति के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी को भी सद्बुद्धि थे और भाजपा के प्रवक्ताओं को भी सद्बुद्धि थे। इस देश में सर्वधर्म संभाव को ही महानता का प्रतीक माना जाता है और उसको सबको लेकर चलना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और तभी हिंदुस्तान की होती है विश्व में बड़ाई। ठीक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान पर भी और राष्ट्रीय स्तर के अंदर भी। वारिस पठान, जो लोग मोदी मस्जिद मुसलमान की राजनीति करते हैं उनको सद्बुद्धि मिलेगी। अब एक सेकंड आप पे दोनों का जवाब दीजिएगा शहजाद। वारिस पठान इंतजार कर रहे हैं, सबको सम्मति मिलेगी? देखिए पद्मजा जी, अभी मैं सब सुन रहा था, प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो बात तो करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, मगर असली में इम्प्लीमेंटेशन तो पूरा उल्टा होता है उसका। प्रधानमंत्री को विदेश जाकर मुसलमानों से बहुत प्रेम होता है, विदेश के मुसलमानों को गले लगा लेते हैं, हबीबी हबीबी करके सबको गले मिल जाते हैं, तमाम मस्जिदों में चले जाते हैं, मगर वही हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्रधानमंत्री को क्यों नफरत है मुझे समझ नहीं आता। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के एमएलए, बीजेपी के एमएलए खड़े रहकर बोलते हैं मंच से पुलिस प्रशासन के सामने कि मस्जिदों में घुस घुस के मुसलमानों को चुन चुन कर मारेंगे। प्रधानमंत्री तो खामोश बैठे रहते, कोई एक्शन नहीं लेते उनके बाद। वहीं पर प्रधानमंत्री के ही राज्य में महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी जैसे लोग आते हैं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मगर उनके जो ट्रिपल इंजन की सरकार है शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। एफआईआर फाइल हो जाते हैं, उनको तो अरेस्ट किया जाता है, सलाखों के पीछे डाला जाता है। प्रधानमंत्री के ही राज में हिंदू महासभा के नाम पर आए दिन मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बकवास की जाती है, नफरत फैला जाती है, इस्लाम के खिलाफ गाली गलौज किया जाता है। प्रधानमंत्री खामोश बैठते हैं, एक ट्वीट नहीं करते। प्रधानमंत्री के ही राज में बिल्किस बानो गुजरात की जो हमारी बहन है उसका बलात्कार किया जाता है, उसके बलात्कारियों को खुली फिजाओं में छोड़ दिया जाता है, संस्कारी कहा जाता है, उनको फूल पिनाया जाता है, उनको चुनाव में लड़ने की टिकट दी जाती है। प्रधानमंत्री खामोश बैठा है। प्रधानमंत्री के राज में देश भर में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, एक तरीके से, कभी गाय के नाम पर, कभी गाय के शक के नाम पर, कभी जेएसआर नहीं बोलने के नाम पर। बाहर जाता प्रधानमंत्री खामोश बैठते हैं। अब उनको दिल से माफ नहीं करते, दिमाग से माफ नहीं करते, कुछ नहीं करते। प्रधानमंत्री के राज में
सदन में खड़े रहकर पूरे मुसलमान कौम को गाली बकता है प्रधानमंत्री का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपका सवाल क्या है? के मुंह में जुबान नहीं होती कि उसके खिलाफ कुछ बोले या कोई एक्शन ले, तो प्रधानमंत्री झूठा दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है, ये बाहर जाके सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं आपकी मस्जिद में आया, हबीबी हबीबी करके सबको गले मिल जाते हैं अरबों को। सिर्फ विदेशी मुसलमान क्यों पसंद? अधिकार पहला है ना प्रधानमंत्री जी, वारिस हमको पठान देश दुखी के है है कि ना, आपको विदेशी हमारे साथ मुसलमान क्यों पसंद बन है, रहे हो? विदेशी मस्जिद मुसलमानों पसंद के है, खिलाफ नफरत क्यों? भारत के मुसलमान और मस्जिद पसंद नहीं। नहीं, देखिए नहीं, जरा सब खत्म कर दो, पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। पद्मजा जी आप देखिए पूरा मौका दीजिएगा, 30 क्योंकि मैं सेकंड, लेट एक से मिनट जुड़ा हमें हूं पूरी और ये चर्चा को बार आगे बार बढ़ाना इंटरप्ट भी पड़ेगा। हाँ, करते हैं। विदेशी मुसलमान और मस्जिदी पसंद नहीं, शहजाद पूनावाला। पूरा मौका कैसा? पद्मजा जी आप जब अनुमति देंगी तब मैं अपनी बात प्रारंभ बोलिए। करूंगा, वरना ये बीच में टोक टोक के मुझे फ्लो जो है लगातार तोड़ते रहेंगे। आप बोलिए। बोलिए शहजाद। देखिए ऐसा है कि मेरे किसको सवाल का ज्यादा जवाब तो विदेशी प्रधानमंत्री पसंद ने है और ऐसा किसको क्यों किया ज्यादा जब उनके देसी पसंद बीजेपी है, के ये तो एमएलए ने हमें- कहा मस्जिद में घुस के मारेंगे, क्यों नहीं बोल रहे हो देखिए प्रधानमंत्री? पद्मजा जी मैं तो ठीक है, 15 साल शहजाद से पूनावाला देखता हूं, जवाब मुझे देंगे। पता है इन लोगों का, ये बोलने नहीं देते, हम लगातार इनकी बात सुनते हैं पर बीच में टोका टाकी करते हैं ताकि ये फ्लो टूटता रहे। तो आप समय दीजिए तो मैं जवाब दूं। बोलिए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो अभी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हम तो संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो उनसे पूछ लीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान पहली बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है और पहली बार आरक्षण वाल्मीकि समाज गुर्जर समाज को वहां पर मिला है 370 हटने के बाद। पर एनसी तो वकालत कर रही है कि 370 बहाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन में है, तो कांग्रेस पार्टी अब बताए कि वो संविधान के साथ खड़ी है या वो 370 के साथ खड़ी है, स्पेसिफिक जवाब देकर जाए इस बात का। अभी दूसरी बात उन्होंने कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया, बिल्कुल किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने अपमान किया उन पर तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, पर मुझे बताइए कि राम जी का अस्तित्व जिसने नकारा, जिसने कहा कि कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं, यह कहा शिवराज पाटिल ने, जिसने कहा कि हिंदू शब्द गंदा है जारकीहोली ने, जिसने कहा कौन से कमरे में पैदा हुए राम मणिशंकर अय्यर ने, जिसने कहा कि राम जी के मंदिर में नहीं जाना है और लटकाना अटकाना भटकाना है, ऐसे नेताओं को क्या कार्रवाई किया आपने? और यहां पर तो हमने देखा हिंदू हिंसक किसने कहा? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा। किसने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन ही समाप्त हो गया? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने कहा। मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा। क्या कार्रवाई करेंगे उन पर, यह भी बताकर जाए। अब आते हैं कि किस प्रकार से अब मिस्टर वारिस पठान बात कर रहे थे। वारिस पठान सबका साथ सबका विकास और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इनके नाम में मुस्लिमीन है, मतलब कि एक रिलीजन को केटर करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सेकुलरिज्म पर ज्ञान दे रही है और पाठ पढ़ा रही है। मैं तो सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूं कि ये तो कह रहे हैं ना कि ये सबके साथ चलते हैं, तो एक बार बताइए गणपति बाप्पा बोलेंगे कि नहीं? गणपति बाप्पा मोरिया बोलने पर फतवा जारी हो गया था, वारिस पठान को माफी मांगनी पड़ी थी। ये तो इनकी पार्टी का सेकुलरिज्म है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, नितेश राणे ने जो बोला उस पर 2 FIR हुई, जिस पर उन्होंने बोला कि मस्जिद में घुस पर, उनके तो पिता ने उसके बात का खंडन किया। अब मुझे बता दीजिए कि एक MP थे इम्तियाज जलील, उन्होंने कहा चौराहे से लटका दिया जाना चाहिए और सर तन से जुदा के नारे को असदुद्दीन ओवैसी ने सही बताया। ऐसा अगर नहीं है तो वारिस पठान बताएं कि सर तन से जुदा के नारे को कंडेम करना चाहिए, हाँ या ना? वारिस पठान करते हैं। हम लोग तो सर तन से जुदा का जो नारा लगाता है उसका भी खंडन करते हैं, लेकिन आप JSR के नाम पे जो मुसलमान की मॉब लिंचिंग करते हैं उसका कंडेमनेशन करते हो या नहीं? हाँ या ना? गाय के गोश्त के सिर्फ सस्पिशन के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, उसका आप कंडेमनेशन करते हो? हाँ या ना? मस्जिद में चुन चुन के मारेंगे उसका कंडेमनेशन करते हो या नहीं? हाँ या ना? आप मुझे जो मौका दीजिए, लंबा लंबा भाषण मत दीजिए, आपने सवाल पूछा जवाब ले लीजिए, सवाल का जवाब ले लीजिए वारिस पठान, सारे सवालों का जवाब ले लीजिए वारिस पठान, सवाल का जवाब ले लीजिए। कंडेम करता हूं। एक सेकंड पद्मजा जी जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं करते हो, जवाब तो दो मेरी बात का। मौका दे दीजिए पद्मजा जी। पहले तो सवाल तो पूछो, फिर जवाब देंगे ना। मेरे 4 सवाल आपसे किया हूं, उन्होंने कहा हम सवाल कंडेम करिए कि भाजपा और मोदी कंडेम करते हैं। पद्मजा जी ठीक है, बोलिए शहजाद पूनावाला। पद्मजा जी, हाँ इन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल कंडेम करते हैं सर तन से जुदा के नारे का। तो बता दीजिए कि जब इम्तियाज जलील ने इस नारे का समर्थन किया तो इम्तियाज जलील पार्टी का सदस्य है कि उसको निकाला है? कंडेम किया था, अंतर नहीं होना चाहिए। कंडेम किया था हमारे पार्टी के बड़े नेता ने कहा था, आप बीच में मत बोलिए, सही नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। वारिस पठान अपने समय का इंतजार कीजिए। वारिस पठान आप अपने समय का इंतजार कीजिए ना, ऐसे नहीं चलेगा। आप मेरे बीच में बोले।
ऐसे नहीं चलेगा। आप झूठ बोलेंगे तो रोकूंगा ना। पद्मजा जी प्लीज, मैं पूछ रहा हूं, आप अपने समय पर कुछ करेक्ट कीजिए। मैं पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली, जब आपके नेता ने इस प्रकार की बातें की तो कार्रवाई क्या की? कुछ नहीं। जब कहा कि 15 मिनट तक पुलिस हटा दीजिए तो उस पर क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं की। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आपने लिंचिंग की बात की, मुझे एक बात बताइए, अंकित शर्मा, रतन लाल, चंदन गुप्ता, खेताराम भील, योगेंद्र जाटव, पालघर के साधु, दिलबर नेगी, विकास यादव, कमलेश तिवारी, इनके लिंचिंग पर एक बयान बता दीजिए। अरे भाई, इनकी लिंचिंग जब जय भीम बोलने वाले खेताराम सुनिए, जवाब सुनिए, पद्मजा जी को मेरे को जवाब देने दो जरा। इतना बड़ा लेक्चर देके फायदा नहीं, सवाल का जवाब करेंगे तो डिबेट में मजा आएगा ना। आपने सवाल किया, जवाब सुनो, यही आपका सवाल किया, जवाब सुनो ना। सवाल यही आपका डबल स्टैंडर्ड है। लिंचिंग करने वाले मुस्लिम होते हैं, सवाल के साथ में जवाब नहीं सुनोगे। देखिए अभी सब जवाब नहीं सुनेंगे, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हर मॉब लिंचिंग का, चाहे किसी का भी हमने कंडेमनेशन किया है, हर वायलेंस का, किसी भी तरह का वायलेंस पद्मा जी नॉट राइट, पद्मा दिस इज नॉट राइट। अच्छी बात, उनको जवाब देने अच्छी बात नहीं। अरे क्या आपको घर में आके बोल के क्या किया मैंने? आप फॉलो करो मेरे को, फॉलो करो हमारा ट्विटर अकाउंट, टीवी, सब जगह पे दिखा दीजिए। वारिस पठान एक तरफ मैं बस एक छोटी सी चीज बोलना चाहती हूँ, फिर वापस मेरा टर्न है ना, मेरा टर्न है। पर एक छोटा सा सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, इससे पहले कि ये सिर्फ तू में हो जाए। सवाल आपसे ये था कि ठीक है, चलिए, आपने कहा कि यूएई से लेके सऊदी अरब तक लोगों ने नाराजगी अपनी व्यक्त की कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, जो दोनों प्रवक्ता थे उस वक्त, दोनों सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ऐसी टिप्पणियां क्यों की। आपने कहा कि फौरन इनको पार्टी से निकालिए, इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए, पर जब इम्तियाज जलील की बात आती है आप कहते हैं हमने निंदा कर दी। आपने तो उनको दोबारा टिकट भी दिया लड़ने के लिए लोकसभा, उनके लिए जेल, आपके लिए निंदा। हमने हर तरह की वायलेंस का और वायलेंस को लीड करने वाले बयान का कंडेमनेशन किया है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कंडेम किया है। मगर क्या बीजेपी ने अब तक कंडेमनेशन किया है? देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश, उनको तो मंत्री बना दिया आपने। उसके बाद में अभी रिसेंटली रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखी की, भाजपा तो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। शिंदे ने तो कहा, शिंदे साहब ने कहा हमको उसके बाल बांका नहीं होने देंगे। तो मोदी जी ने क्या एक्शन ले लिया? महाराष्ट्र में तो मोदी जी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की। अभी उनके एमएलए उन्हें कहा कि मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, उसको सरकार ने, मोदी जी ने क्या किया? उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? एक हफ्ते में पूरा राणा परिवार आके तीन बार हुल दे के गया पब्लिक को, नफरत पैदा करके गया, कभी मीडिया वाले के साथ, कभी मुसलमानों के सामने, सब जगह। क्या स्टेप लिया मोदी जी ने? एक अल्फाज अपने मुंह से निकाला, एक अल्फाज फडणवीस ने बोला क्या ठीक है हम इसकी कंडेमनेशन करते हैं। इससे पहले कि हम वापस इतिहास में जाएं और वहीं फंस करके रह जाएं, मैं वापस इस चर्चा को पटरी पर लाना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ब्रुनेई की, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। नहीं, शहजाद पूनावाला, आज ठीक है, एक वाक्य, फिर मैं आपसे आज के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ और अजय उपाध्याय जी को वापस आना चाहती हूँ चर्चा में। सिर्फ एक वाक्य बोलिए, एक वाक्य बोल रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए, उत्तर जरूरी है। पद्मजा जी एक ही वाक्य। पद्मजा जी आ रही हूं आपके पास अजय जी, एक वाक्य बोलिए शहजाद पूनावाला, फिर आपसे मैं आज के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ। हाईजेक करना चाहता है, लगातार वही बोल रहे हैं। पद्मजा जी, अभी जो वारिस पठान ने कहा कि हम लोगों ने हर प्रकार के वायलेंस का कंडेमनेशन किया। जब कमलेश तिवारी को मारा गया दिन दहाड़े, तो उनके हत्यारों की पैरवी एमआईएम और जमात के लोगों ने की है। अन्यथा वारिस पठान बोले कि हम उनके हत्यारों की पैरवी नहीं करेंगे और गलत है। अच्छा, चलिए अब वापस मैं आज की चर्चा करना चाहती हूँ। शहजाद पूनावाला, आपसे जो मैंने सवाल पूछा था, आज से मैंने सवाल पूछा था, शुरुआत में वारिस पठान ने भी यही सवाल पूछा था कि आपको मुसलमानों और मस्जिद की याद सिर्फ विदेश में ही क्यों आती है, भारत में क्यों नहीं? क्योंकि अजय उपाध्याय कहते हैं ये सब फिर एक टोकनिज्म होता है। यही तो झूठी बातें। देखिए, आज जब 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो मोहित को भी मिला और मोहम्मद को भी मिला ना। जब 13 करोड़ टॉयलेट बने तब वारिस के घर में भी बने और विनोद के भी घर में बने ना। जब आज 50 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, सवाल क्या है, अजय के भी घर में बैंक अकाउंट आया और आजम के भी घर में बैंक अकाउंट आया ना। जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट 3,500 करोड़ था, वो 5,000 करोड़ हुआ, तो क्या ये बजट नहीं बढ़ा है? एएमयू का बजट 600 करोड़ था, वो 1200 करोड़ हुआ, तो क्या ये मुसलमानों का इसमें हित नहीं हुआ? उल्टा, अगर इनको मुसलमानों की इतनी चिंता है, मैं अजय जी से पूछना चाहता हूं, आप तो कहते हैं ना जितनी आबादी उतना हक,
महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों को टिकट दिए, राजस्थान में कितने दिए, मध्य प्रदेश में कितने दिए, छत्तीसगढ़ में कितने दिए, झारखंड में कितने दिए? अरे आपके खुद के मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में 48 सीटें, 12% पॉपुलेशन, कायदे से हमारी यहां पर कम से कम यहां पर जो है 4 टिकट होनी चाहिए, एक को टिकट नहीं दिया। और फिर दुनिया भर में कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी कोई और है। सबसे बड़े दंगे मुसलमानों के खिलाफ कब हुए? और पिछले 10 वर्षों में देख लीजिए, क्या मुजफ्फरनगर जैसा दंगा, नेल्ली जैसा दंगा, हाशिमपुरा जैसा दंगा, भागलपुर जैसा दंगा, ये आज के जमाने में नहीं, कांग्रेस के जमाने में हुआ। इसीलिए कांग्रेस तो हमेशा बात मुस्लिमों की करती है, परंतु मुस्लिमों की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। अन्यथा बता दे कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी हितैषी है मुस्लिमों की, तो उन्होंने पिछले 25 वर्षों में, 30 वर्षों में जम्मू कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी मुसलमान क्यों नहीं बनाया? ठीक है, अजय उपाध्याय, एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जम्मू कश्मीर छोड़कर। पद्मजा जी, बहुत देर से मैं चुप हूँ। अब 2 वर्सेस 1 भी है ना सर, बड़े अच्छे प्रश्न, इसलिए आपका समय जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। वारिस पठान भी है, आप भी हैं। कम जी जी बोलिए। नहीं, और भी 2 लोग हैं सामने वाले में, इसका मतलब एक तरफा आप हो ना। जहां तक बात उन्होंने कही है मुसलमानों की बात, बड़े प्रशंसक हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप भी प्रशंसक बनिए। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, देश के नागरिक होने के नाते आपने तो वाकई 10% क्या, जो 16-17% उनकी आबादी है, उसके हिसाब से पार्लियामेंट में भी जगह दे दी। और बचा हुआ जो सम्मान था आपके, वो बिधुरी जी ने पूरा सम्मान भी दिया पार्लियामेंट में। सबने देखा क्या क्या वो शब्द कहे जो आपके चैनल पे शायद शहजाद भाई भी नहीं बोल पाएंगे। ये भी एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। क्या ये सभ्य समाज की यही पहचान थी? और एक पार्लियामेंट्रियन ऐसा बोले, और उसको क्या किया उसके बाद में? उसको राजस्थान के चुनाव में उन्होंने प्रभारी बना दिया था। तो ये दूसरे को प्रश्न करने से पहले खुद को करे। जहां तक बात दंगे की है, दिल्ली में जहांगीरपुरी से करावल नगर तक के दंगे को किसने नहीं देखा और किसी राज्य में और किसने करवाए, उस पर क्या कार्रवाई हुई, पूरा देश देख रहा है, देश की राजधानी में बैठ के। और गुजरात को मॉडल ही है इनका, दंगे का मॉडल जो है। जेएनयू जैसे संस्थान में भी इनके एक तरह से हिंसक नफरती लोग घुस करके वहां भी मारपीट दंगे किए, एमएयू में दंगे किए, दिल्ली के जामिया मिलिया में दंगे किए, यहां तक कि शाहीन बाग में जब उन लोग का आंदोलन चल रहा था उसमें क्या क्या करंट लगा रहे थे ये, और अपने लोगों को भेजकर जिन्होंने गोलियां चलाई उनको जो है भाजपा में सम्मानित कराया। तो ये पूरा देश जानता है। बस बात यह है, विश्व में के पटल पर जब जाते हैं तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की मजबूरी होती है। उन्हें पता है कि भारत की पहचान हिंदू बहुलतावादी संस्कृति और हिंदू मुस्लिम धार्मिक कहीं न कहीं एकता का परिचय देता है। विश्व में हम देते हैं, उदारवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले हम लोग हैं, उसके कारण विश्व में हमको सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री जी चाहे न चाहे जब बाहर जाते हैं तो वो सभी कर्म करते हैं जो देश के की पहचान के लिए उनके लिए मजबूरी है। जैसे कि गांधी जी के प्रतिमा पर वहां तो पुष्पांजलि करते हैं, और यहां आते हैं तो उनके लोग जो है गांधी जी को पानी पी करके गालियां देते हैं, पर मन से माफ नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी, दिखावे के लिए। पर अजय जी, कहानी है पूरा देश जानता है, भटकाने वाली बात नहीं। अजय जी, हमारे देश की छवि तो है ही अच्छी, गए थे आज हमारे देश की छवि तो है ही अच्छी। पर मैं अपने दर्शकों को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि खुद जो प्रधानमंत्री हैं उनको कई मुसलमान देशों ने सम्मानित किया है। जून 2023 से इसकी शुरुआत हुई। आपको दिखाते हैं कि कैसे कई ऐसे मुसलमान देश हैं जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है मोदी जी को, यह 2023 में हुआ। बहरीन का ऑर्डर फर्स्ट क्लास 2019 में दिया गया। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव से मिला उनको 2019 में। तो अगर उनकी छवि इतनी खराब होती, इतनी एंटी मुस्लिम होती, तो उनको सम्मानित क्यों किया जाता? अजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सोचने के तरीके का फर्क है। मिस्र हमारा आज से नहीं बहुत पुराना देश है, आज का नहीं हमारा उससे संबंध है, बेहतरीन संबंध रहे। खाड़ी देशों के संबंधों की जहां तक बात की जाती है, खाड़ी देशों के बारे में जो भ्रांतियां यहां फैलाई जा रही है, खाड़ी देशों से हमारे आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। उन संबंधों के कारण कहीं ना कहीं जब भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं तो किसी व्यक्ति को नहीं सम्मानित करते, वो इस देश के को सम्मानित करते हैं, देश के करोड़ों नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है यहां फर्क समझना चाहिए प्रधानमंत्री जी और भाजपा को। प्रधानमंत्री जी का पद जो है वो गरिमा का पद है, जो देश के प्रधानमंत्री होने के कारण उनको वो सम्मान मिल रहा है। मोदी जी को तो बहुत सारे देशों ने बैन कर दिया था आने जाने से। याद कीजिए गुजरात दंगे के बाद कहां कहां वो नहीं जा पा रहे थे, उसके लिए क्या क्या नहीं उन्होंने प्रयास किए थे। 1 to 1 चाइना जाने का प्रयास उन्होंने किया था ताकि किसी तरह उनको आगे का रास्ता खुले।
पर देश के सम्मान में लोग यदि सम्मानित करते हैं तो उसको व्यक्ति का सम्मान नहीं और खुशी होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में जाए सम्मानित ये सम्मान व्यक्ति नहीं पद के लिए है। पर ये भी सच है कि ये सम्मान जो मिल रहा है, इस सम्मान को बनाए रखने के लिए देश के अंदर में भी उनको ईमानदारी से धार्मिक सद्भाव पैदा करना चाहिए, नफरत और हिंसा नहीं, प्रेम पैदा करना चाहिए। तो सम्मान की गरिमा बनाए रखने के लिए आपको देश के अंदर सद्भाव पैदा करना चाहिए। शहजाद पूनावाला, सम्मान पद को मिला है, गरिमा बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है। इनको अच्छा है कि इनको समझ में आ गया कि सम्मान व्यक्ति को नहीं, सम्मान पद को दिया जाता है। तो कम से कम जो लोग अपने आप को ही भारत रत्न देते थे वो समझे कि भारत रत्न जो है वो केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, और आम्बेडकर जी को भी समय से देना चाहिए था, पटेल जी को भी समय से देना चाहिए था, केवल एक परिवार को ही अपने जीते जी नहीं देना चाहिए था। पर छोड़ देते उस बात को। अब आते हैं कि इजिप्ट से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो 26 साल इजिप्ट नहीं गए। यूएई के साथ अच्छे रिश्ते थे, 34 साल इजिप्ट यूएई नहीं गए। अच्छा, छोड़ देते इस विषय को भी, आते तीसरे विषय पे। अभी जो अजय जी ने कहा कि 17-18% मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितने सांसद बना दिया आपने? अरे भाई, 1952 से लेकर 2014 तक की संसद देख लीजिए, किस समय पर 18% मुसलमान संसद में रहे, और हर बार आप देखिए 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, 4%, जब मोदी जी अमित शाह जी सीन पर भी नहीं थे। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी मुस्लिम विरोधी थी। अच्छा चलिए, कांग्रेस का इसी तर्क अपना ले तो कितने आपने पारसी सांसद भेज दिए, कितने आपने जू सांसद भेज दिए, कितने आपने सांसद भेज दिए जैन समाज के, कितने आपने भेज दिए बुद्धिस्ट समाज के? क्यों ये माइनॉरिटी नहीं है? केवल एक ही माइनॉरिटी है। यही मैं कहता हूं कि ये मानसिकता है। आज सवाल ये बनता है कि सच में ये लोग अगर मुस्लिम समाज के इतने बड़े शुभ चिंतक है तो बता दीजिए कि मुस्लिम समाज को इतनी गरीबी में पश्चिम बंगाल में क्यों रखा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज मुस्लिम समाज को किस प्रकार से गरीबी में रखा है, जहां पर भी इनकी सरकारें रही है वहां पर इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। और आखिरी बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, अब ये कहते हैं कि हम संविधान के साथ हैं, हम लोग जो संविधान की बातें करते हैं, तो जामिया और एएमयू में SC ST आरक्षण नहीं है। अजय जी, मैं आपसे ध्यान से पूछ रहा हूं, क्या जामिया और एएमयू में SC ST आरक्षण होना चाहिए, हाँ या ना? बता दीजिए एक बार। संविधान के साथ है ना? आपने हटा दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पर आपने हटाया। शहजाद भाई का बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन उन प्रश्न के साथ जो 2-3 प्रश्न आपने किए हैं, एक-एक का जवाब देना जरूरी है। 240 लगभग सांसद आपके हैं, सबसे नहीं, इसका पहले दे दीजिए। आप सरकार में भी हैं, कितने सांसद हैं मुस्लिम, कितने? नहीं, एक एक करके जवाब दे रहा हूं। कितना सांसद है मुस्लिम, कितने सांसद है अल्पसंख्यक? इसका जवाब जरूर आप दीजिएगा, आपके लोग देखना जानना चाहते हैं। जहां तक बात आपने दूसरे प्रश्न की बात की है, आपके समय में क्या था मुसलमानों का और मेरे समय में क्या था, ये हिंदू मुसलमान की बात हम करते ही नहीं कभी। हम तो देश के नागरिकों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात आप करते हैं। ये भावना आप भड़काते हैं चूंकि आपको सियासत करनी है। हमारे लिए समदर्शी दृष्टिकोण है, सभी एक देश के नागरिक हैं, जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ करके दलित वंचित जो भी है, महिला अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, जो पंच न्याय की बात कर रहे हैं, उस न्याय के अंतर्गत जो भी है उस सबको हम सम्मान देने की बात करते हैं। जहां तक अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन की बात है, मुझे लगता है यह भी संविधान प्रदत्त है, इसको पढ़ना चाहिए आपको। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो अल्पसंख्यक नियम कायदे कानून है, ये हमने और कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाए हैं, ये संविधान प्रदत्त चीजें हैं। संविधान को हटाने की आप बात करते हैं, तो ये दृष्टिकोण भी आप अपना रहे हैं, हटा दीजिए ना भाई। 6ठी अनुसूची के तहत जितनी चीजें हैं देश में, 9वीं अनुसूची के तहत जितनी चीजें हैं, सबको हटा करके फेंक दीजिए। आप तो चाहते भी हैं, आप चाहते भी हैं संविधान हटा दें, आप आरक्षण हटाना चाहते हैं, आप महिलाओं के अधिकार को हटाना चाहते हैं, आप मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन मत आने दीजिए। वही परिलक्षित होती है एएमयू में और बाकी चीजों में। पद्मजा जी, एक छोटा काउंटर, एक मिस इन्फॉर्मेशन। छोटा काउंटर, फिर वारिस पठान। पद्मजा जी, जामिया एएमयू में 10 जामिया एएमयू में आरक्षण मिलता था, उसको खत्म कराया गया। जम्मू कश्मीर में आज आरक्षण मिलने लगा है 370 हटने के बाद। यह खत्म कराने की मानसिकता एनसी की है, जिसके साथ कांग्रेस खड़ी है। इसीलिए मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, और आप तो कह रहे हैं ना कि सभी एक है, सब लोग एक साथ ही हैं, तो फिर बता दीजिए कि एक साथ है तो आप हिंदू मुस्लिम सांसद आप बांट रहे हैं। अगर आप नहीं बांट रहे हैं तो बता दीजिए महाराष्ट्र में कितने सांसदों को आपने लड़ने के लिए मुस्लिम सांसदों को टिकट दिया था? कितने लोगों को दिया था? राजस्थान में कितने लोगों को दिया था? छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों को। महाराष्ट्र में तो आपके मंत्री नसीम जी ने पत्र लिखकर लिखा था कि 12% आबादी और एक को टिकट नहीं। बोलिए अजय जी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो कहता हूं कि
हिंदू मुस्लिम के प्रिज्म से देखने वाले आपकी दृष्टिकोण है, हमारी दृष्टिकोण तो देश के नागरिकों की दृष्टिकोण से है। हमारे लिए सब समान है, जो संविधान ने प्रदत्त किया है सबको अधिकार, लेकिन उस संविधान पर ही आपका प्रश्न है, क्योंकि आप बार बार चाहते हैं देश में नफरत फैले, ध्रुवीकरण हो, बंटवारा हो और उससे आपको सियासत लाभ हो, और इसको लेने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने सरेआम जो है चुनावी सभाओं में किया, सबने देखा। मुसलमानों को अधिकार पर अजय जी, अगर सब एक समान है तो फिर बार बार सवाल आप ही की पार्टी उठाती है ना कि कितने मुसलमान मंत्री बनाए, कितने मुसलमानों को टिकट दिया, मुसलमान क्यों नहीं है कैबिनेट में, तो बात इसीलिए वो चर्चा शुरू की गई थी। पूछ रहे हैं, पर वारिस पठान को वापस में लाना चाहती हूँ। पर सियासत नहीं, सियासत तो इस पर बहुत वक्त से, पिछले 10-11 साल से इसी बात की सियासत होती आई है। इसी बात की सियासत तो पिछले 10-11 साल से होती आई है। ठीक है, वारिस पठान जी, 10 चलिए 10 सेकंड फिर वारिस मुझे पठान दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड मुझे यदि दे सके जी। हमारे साथी प्रवक्ता शहजाद भाई ने एक बात और रखी है 370 की। अरे भाई, 370 की प्रक्रिया पर प्रश्न था, आज भी और कल भी रहेगा। जो वहां के संविधान विधानसभा के द्वारा उसको खत्म करना था वो आपने किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट आपने जो है संविधान को कुचल करके कहीं ना कहीं उसको खत्म करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर हामी भरी है, लेकिन प्रक्रिया पर प्रश्न आज भी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी हम 370 पे चर्चा नहीं करेंगे। वारिस पठान कम से कम 2 मस्जिदें हैं, 2 मस्जिद हैं जिसका दौरा भारत में भी प्रधानमंत्री ने किया है। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे वो सैयद मस्जिद गए थे अहमदाबाद में, वो सैफी मस्जिद गए थे इंदौर में। लोग तो ये भी कहेंगे कि वो मस्जिदों पे जाना चाहते हैं, मुसलमानों से मिलना चाहते हैं, पर राजनीति आड़े आ जाती है, जिस तरीके की राजनीति अब हम ही देख रहे हैं इस चर्चा में। ठीक है, राजनीति कर कौन रहा है? ये बीजेपी वाले। हम देखिए पद्मा जी, एक चीज बता दो, हमारे लिए तो चाहे एक तरफ ये बीजेपी हो, चाहे ये दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म के चैंपियंस हो, एक ही बराबर है। जैसा अभी आपने सही सुना कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा का भी चुनाव हुआ है उसमें 48 सीटें थी, मगर ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म ने एक भी मुसलमान, उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला जिनको टिकट देके चुनाव लड़ा सकते, नहीं दिया, मगर मुसलमानों ने भर भर के इनको वोट दिया। दूसरी ओर में जब एमएलसी का भी चुनाव आया, 18 सीटें थी, एक भी मुसलमान इनको मिला ही नहीं महाराष्ट्र में जिनको ये एमएलसी बना सके। तो ये तो खाली मुसलमानों का नाम निहाल नेता बन गया। अभी सुनिए, माइनॉरिटी बोलते हैं ये लोग, इनके मुंह से मुसलमान नाम वर्ड भी नहीं निकलता, इतना डर घबराहट समझ में नहीं आता। हाँ, बीजेपी तो खुला हुआ दुश्मन है, ये तो सार्वजनिक है। अरे मैं तो आपकी भाषा बोल रहा हूं मेरे भाई, सुनिए, जो हकीकत है ना, 48 सीटें थी, आपने दिया मुसलमान को? नहीं दिया। 18 एमएलसी की सीट थी, एक भी आपने दिया? नहीं दिया। आप इस्तेमाल करते वोट किसका? माइनॉरिटी का। किया। महाराष्ट्र में आपके सहयोगी है उद्धव ठाकरे, 9 के 9 एमपी जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया, 9 के 9 एमपी गायब हो गए थे। सही है कि नहीं? तीनों सवाल का मेरा जवाब दे दो। चलो, हाँ या ना में बोलो, हाँ या ना में बोल दो। सर मैं आपसे माफी मांगूंगा। हाँ या ना में प्रश्न किया है बारिश भाई, आप तो मिथिलांचल से लेकर के और उत्तर प्रदेश के हर कोने में चुनाव लड़ने चले जाते हैं। बेशक आप जहां हैं वहीं आप पूरा सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाते। अरे जवाब तो दो यार, संविधान ने अधिकार दिया है मेरे को चुनाव लड़ने का। साहब सबको पता है, संविधान खाली आपका है कि मेरा भी है? संविधान ने अधिकार दिया सब चुनाव लड़ो आपको। अरे भाई सुन लीजिए, जवाब दो तीनों चीज का, 3 क्वेश्चन का जवाब दो। 48, 18 और 9, 48 नहीं, 18 नहीं और 9, 48, 18, 9 पे जवाब दे दो। चलो, अरे भाई सुन तो लो आप वही भाषा क्यों बोलते हो जो भाजपा चाहती है? भाजपा चाहती है हिंदू मुस्लिम देश में हो, आप भी वही करते हो। अरे भाजपा को छोड़ो ना, वो तो दुश्मन है खुले। आप लोग क्यों दोस्ती नहीं निभाते यार? हम हिंदू मुस्लिम नहीं, छोड़ो, 10 बार बोला आपको, साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे नहीं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश का एक इंसान है, ये देश का एक नागरिक है और देश के लिए अभिमान और सम्मान है। आपके लिए हिंदू है, भाजपा के लिए और बारिश 48, 18, 9 48 एमपी में नहीं दिया, 18 एमएलसी में नहीं दिया, 9 चले गए। 3 पे जवाब दो। राजनीति नहीं करते। 48, 18, 9 एक तरीके से आप भाजपा का ही स्लोगन एको कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं करना चाहते, आप सबको एक समान ही मानते हैं, सबका साथ। एक तरीके से अब कांग्रेस भी कह रही है वो करना चाहते हैं। पर आखिरी का एक मिनट मैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह को देना चाहती हूँ। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, क्या आपको पिछले 10-11 सालों में जो हमारे रिश्ते रहे हैं खाड़ी के देशों से, मिडिल ईस्ट से, वो ज्यादा मजबूत दिखते हैं? जो प्रधानमंत्री बार बार दौरे कर रहे हैं, यूएई के प्रेसिडेंट को हमने इंडिया में भी होस्ट किया, उनके साथ रोड शो किया मोदी जी ने इस साल की शुरुआत में, उसका क्या फर्क पड़ा है इन देशों के रिश्ते में हमारे साथ? देखिए, एक तो सबसे बड़ा फर्क हमें ये पड़ा है कि हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया से आज हम उठ बैठ सकते हैं।
ये एक सबसे बड़ा जो वैचारिक परिवर्तन आया है। दूसरा, जो ये मानते थे लोग कि शायद भारत में एक प्रो हिंदू गवर्नमेंट है, वो शायद वेस्ट एशिया से रिलेशन हमारे बिगड़ जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है पंजा जी, आप देखिए दुनिया में करीब 50 से ऊपर, मतलब 1/4 देश जो है वो इस्लामिक स्टेट्स या मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स, अगर सेंट्रल एशिया को भी मिला लें तो उनमें से अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई एक देश चला जाए, 2 देश चला जाए और 4 अन्य देश जाए जो मुसलमान के हों, तो सिर्फ ये कहना कि भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ इस्लामिक कंट्री जाता है या वहां लेकर अवार्ड आता है, ये बिल्कुल सर्वथा गलत होगा। क्योंकि अगर हम इतिहास भी देखें तो कभी भी जब भारत का प्रधानमंत्री जाता था तो हम ये नहीं कहते थे कि ये अमुक इस्लामिक स्टेट गए या यहूदी स्टेट गए या क्रिश्चियन स्टेट गए। तो हमें इसको पॉलिटिक्स से अलग एक भारतीय विदेश नीति की पहल की तरह देखना चाहिए। और वेस्ट एशिया में पिछले 10 साल में जितने हम मजबूत हुए हैं राष्ट्रीय तौर पर, उतनी मजबूती पहले नहीं थी। सिंबोलिज्म भी इसमें है, मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन उस सिंबोलिज्म के पीछे भारत जैसी एक उभरती शक्ति भी है जिसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत ब्रुनेई दारुस्सलाम जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रुनेई दारुस्सलाम अगर आप देखें तो आसियान का सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडीपी वाला देश है। और उसी तरह सिंगापुर सबसे ज्यादा जीडीपी उस पूरे आसियान रीजन में। तो हम एक देश का प्रधानमंत्री एक देश जा रहा है, चाहे वो वेस्ट एशिया में जाए या पर्टिकुलर स्टेट्स में जाए, वहां से अवार्ड लेके आए, ये मायने नहीं रखता। हम भारतीय हैं, हम उस और वो प्रधानमंत्री हैं, हम उस प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री की तरह देखें, न कि एक जाति या एक धर्म के आधार से देखें। पर क्या हम राजनीति को परे रख के किसी भी चीज को देख सकते हैं? अभी के माहौल में ऐसा शायद करना बेहद मुश्किल है, होना ऐसा ही चाहिए, पर शायद अभी के माहौल में काफी मुश्किल हो गया है।